आज के वीडियो की शुरुआत इस सवाल से करते हैं जो 2-3 दिन पहले ही बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो बीपीएससी का अलग अलग पेपर मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, लॉ ऑफिसर का, सिस्टम एनालिटिक्स का या पीआरओ का, उसमें सवाल पूछा गया है। पीआरओ का जो एग्ज़ाम है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसमें ये सवाल पूछा गया है। ये मैंने जुलाई के करंट अफेयर के दौरान करवाया था और मैंने बताया था कि ये जो है गुजरात में पहली बार ट्राइबल जीनोम परियोजना शुरू किया गया है और जुलाई के अंत में जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें वो सवाल पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक इसको करेंगे, देखेंगे कि क्या है आज के सभी सवालों को। और जुलाई के करंट अफेयर का यह अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले ही मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जुलाई के करंट अफेयर के लिए। पहला सवाल है, पीओपी मूर्तियों का विसर्जन कहाँ अनिवार्य किया गया है। दरअसल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ही नाम है उसका, मुंबई हाई कोर्ट नाम नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2-3 पिछले महीने में विसर्जन को लेकर के एक फैसला सुनाया, क्योंकि अब गणेश चतुर्थी शुरू होने वाला है, अलग अलग फेस्टिवल शुरू होंगे। तो उससे पहले ही उसने बोला कि पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मूर्ति बना हुआ होगा, जो उसमें हमें उसको पब्लिक वाले किसी भी विसर्जन स्थल पर विसर्जित नहीं करना है, बल्कि किसी आर्टिफिशियल टैंक में इसको विसर्जित करना है। ये फैसला सुनाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति विसर्जन के लिए पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कृत्रिम टैंक का उपयोग अनिवार्य किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। यह नियम नदियों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किया गया है, क्योंकि पीओपी जल में घुलनशील नहीं होता है और यह जल निकायों को बहुत भीषण नुकसान पहुंचाता है। और ये जो जल में रहने वाले जीव हैं, जैसे फिश वगैरह है, उनमें प्रवेश करता है यह, और अंततः बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा हमारे फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। अर्थात जो हम वहाँ पर केमिकल विसर्जित करके आए थे वो हमारे फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। तो इसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया था, इसको याद रखिएगा। पीओपी किस रसायन से बना होता है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ, कैल्शियम सल्फेट भी है, जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का CaSO4.12H2O होता है। यह एक अर्ध हाइड्रेटेड रूप है जो जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जिप्सम भी याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। अगला है कि इसका उपयोग मूर्ति वगैरह के निर्माण में, मॉडल्स निर्माण में, घर के सजावटी में, जैसे पीओपी का फॉल्स सीलिंग आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मतलब छत में फॉल्स सीलिंग किया जाता है सजावट उसको सुंदर बनाने के लिए। पीओपी विसर्जन से जल में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे पीओपी मूर्तियों का विसर्जन जल में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है। पीओपी जल में घुलता नहीं है, जल निकायों के प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे जलीय जो जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पीओपी मौजूद रासायन जल के लिए अधिक हानिकारक हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नई सहकारी नीति किस लक्ष्य वर्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नई सहकारी नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया। ये पिछले करंट के वीडियो मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जी जो हैं हमारे गृह मंत्री महोदय, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये जो है इससे पहले 2002 ईस्वी में हमारे लिए सहकारी नीति बनाया गया था। इस सहकारी नीति को मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको डिटेल में करवाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको अलग से पढ़ाऊँगा भी। पूछा गया किस वर्ष के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया है। लक्ष्य क्या इसमें बनाया गया है, इसमें लक्ष्य बनाया गया 2047 का लक्ष्य तय किया गया है। 2047 अमृत काल जो अभी चल रहा है, तो जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उसी के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है सहकारी नीति के लिए भी। अगला है, भारत यूके FTA साइन हुआ है। हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में साइन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे यूके के दौरा पर, वहाँ पर इसको साइन किया गया है। कितने प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क पहुंच दी गई है। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया, कृपया उसको भी पढ़ लें। इसका आंसर हो जाएगा डी, 99% एक्सपोर्ट पर शून्य शुल्क यानी कि जीरो शुल्क की पहुंच दी गई है। भारत यूके के FTA में 99% एक्सपोर्ट पर शून्य शुल्क की छूट दी गई है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 99% पर शून्य शुल्क की छूट दी गई है।
भारत यूके के साथ कौन सा एफटीए था? अभी तक भारत ने टोटल कितने एफटीए साइन किए हैं? तो भारत ने अभी तक 16 एफटीए साइन किए, जैसे यूएई के साथ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, बहुत सारे देशों के साथ हमारा एफटीए है, उसमें से ही एक है यूके के साथ में। भारत अब तक 16 एफटीए साइन कर चुका है। और अब जो वार्तालाप भारत की चल रही है प्रायोरिटी में, पहला है आपका अमेरिका के साथ में हमारा ट्रेड डील होगा, और दूसरा जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में है। इसको भी याद में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, निम्न से किस वस्तु को एफटीए के तहत शून्य शुल्क निर्यात की अनुमति मिली है हाल ही में भारत और यूके के बीच में? तो गहने और रत्न को लेकर के, जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर के, जिसका भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इस पर हमें 0% का अगर लगाया जाएगा, तो अर्थात हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी तुलनात्मक रूप से वहाँ पर सस्ते दामों पर बिकेंगे, और इस सस्ते दाम के बिकने के कारण से हमारी वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत यूके एफटीए के तहत गहने, रत्न, वस्त्र, समुद्री उत्पाद जैसे कि वस्तुओं को शून्य शुल्क निर्यात की अनुमति दी गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दरअसल हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट महोदय इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देकर कहाँ गए वो भी नहीं पता चल पा रहा है कि बेचारे कहाँ गए वो। ना कोई बयान आ रहा है उनका, ना कोई ट्वीट वगैरह आया, कुछ नहीं, नथिंग। वो गायब ही हो गया अचानक से पटल से। तो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जयदीप धनखड़ जी जो थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में है इसकी चर्चा? तो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद को निर्दिष्ट करता है। यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की स्थापना और इसके महत्व को रेखांकित करता है, और भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिकी के उपराष्ट्रपति दोनों पदों में काफ़ी ज़्यादा समानता मौजूद है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हालांकि कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनके पदों का वहन तब तक करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। भारत में ये प्रथा है, लेकिन अमेरिका में है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी कारण से पद अपना छोड़ते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाता है? तो राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही वोटिंग करते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि लोकसभा के सभापति का चुनाव तो लोकसभा के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा ही क्यों नहीं किया जाता है केवल? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है। इसके कारण से उसका चुनाव दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसको इस तरह से देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, सही से पढ़िएगा। पॉलिटिकल इसमें गवर्नेंस में कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय इनके शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। जयदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दी, और ये भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे। इसका आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति संबंधित 11वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1961 में पारित हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाया गया। इस संशोधन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। दरअसल में इस संशोधन से पहले जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनिवार्य थी, कि संयुक्त रूप से दोनों सदन बैठ करके चुनाव करते थे। इस संयुक्त बैठक को खत्म किया गया और इसमें डाला गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन के मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया, अनिवार्यता का। दूसरा ये भी किया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित इसी संशोधन के पश्चात किया गया, कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह संशोधन, इसको याद रखिएगा, शायद ही आपने पढ़ा होगा।
अगला सवाल है, भारत में दल बदल मामले में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? बहुत बार ये सवाल पूछा गया, हाल फिलहाल के पेपर में भी पूछा गया है। डीएसओ एग्जाम में भी था दल बदल, और लॉ ऑफिसर के एग्जाम में भी दल बदल था। तो सभापति के पास में होता है, जो जिस सदन के सभापति हैं उनके हाथों में होता है। राज्य विधानसभा के सभापति के हाथों में होगा, लोकसभा के सभापति के हाथों में होगा, राज्यसभा के सभापति के हाथों में होगा। अगला सवाल है कि पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। 1817 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जिसमें स्थानीय पाइकी योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। उड़ीसा में हुआ था, ये भी याद रखिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, पाइका विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो विरासती जमीन छीनना और कर लगाना। हमेशा जो जनजातीय विद्रोह का कारण होता है वो यही है, धर्म होता है, जमीन होता है, जंगल होता है, यही तो होता है मुख्य रूप से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाइका विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो उड़ीसा का क्षेत्र था। इसका आंसर सी हो जाएगा। उड़ीसा के खुर्दा, पुरी और कटक क्षेत्रों में यह भीषण विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह था। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार सोच रही थी कि इसको स्वतंत्रता संग्राम का, पहला स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाए, जो फिलहाल में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मिला हुआ है। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रायज गुरु ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये खुर्दा के पूर्व सेनापति थे और खुर्दा के राजा का भी नाम आता है। पाइका विद्रोह के नेता बक्सी जगबंधु, जो खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर भी थे, बक्सी जगबंधु का भी नाम याद रखिएगा। बक्सी जगबंधु का भी नाम याद में रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे बक्सी जगबंधु का भी याद रखिएगा, बक्सी जगबंधु। ओके। अगला सवाल है कि थिएटर निदेशक तन थियाम, इनका मृत्यु हो गया। आपको बताया था मैंने, इन्होंने थिएटर का कई दिनों तक, कई वर्षों तक भारत के एनएसडी का, जो हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके डायरेक्टर भी रहे हैं और भारत के बहुत ही शानदार निर्देशक भी माने जाते हैं। तो ये किस राज्य से थे? तो ये मणिपुर से थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तन थियाम मणिपुर के इम्फाल से थे, एक प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, जिन्होंने भारतीय रंगमंच में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तन थियाम ने किस भारतीय संस्थान निदेशक के रूप में काम किया? तो भारतीय नाट्य संस्था, भारतीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है एनएसडी, इसका ये डायरेक्टर के पद पर भी रहे हैं, निदेशक के पद पर भी रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। निदेशक और निर्देशक में फर्क होता है बंधुओं, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिल्म के निर्देशक, थिएटर में जो आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसका निर्देशक का काम भी करते थे तन थियाम। ठीक है, तन थियाम इनका नाम है, और एनएसडी के प्रमुख भी रहे हैं कुछ दिनों तक। एपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1989 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में इसकी बैठक होने को लेकर चर्चा में थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। एपीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंगापुर में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2024 में जो एपीसी की बैठक हुई थी वो लीमा, पेरू में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत इसका मेंबर नहीं है। अगला सवाल है कि एपीसी के उद्देश्य में शामिल नहीं है मुक्त व्यापार, निवेश वृद्धि, रक्षा सहयोग, आर्थिक विकास। इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। आपको अगर पेपर आपने देखा होगा जो मैंने सॉल्व करवाया है, इसमें से रक्षा सहयोग इसका हिस्सा नहीं है। बाकी फ्री ट्रेड, इंगेज इन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों का तीनों हिस्सा है किसका? तो एपीसी के उद्देश्यों में। एपीसी में कुल कितने सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं? इसमें किस सदस्य देश शामिल हैं? जैसे कि यूएस, चीन, जापान, बड़े बड़े देश। एशिया प्रशांत के क्षेत्र में जितने भी देश आपको दिखते हैं बड़े, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय सेना में ड्रोन स्वार्मिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वार्मिंग तकनीक है, अर्थात झुंड वाला ड्रोन है। उसका क्या अर्थ है भाई? तो इसका अर्थ है सामूहिक निगरानी, वो हमला करना, कलेक्टिव सर्विलांस एंड अटैक। कलेक्टिव रूप से एक दूसरे से सिंक्रोनाइज वे में ये अटैक करते हैं। जिस प्रकार से आर्मी मैन एक सिंक्रोनाइज वे में एक पूरा बटालियन चलता है, एक पूरा ग्रुप चलता है, तो उसी प्रकार से ड्रोन के बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं जो एक साथ उड़ते हैं और सिंक्रोनाइज वे में जो उनको टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण ड्रोन तकनीक कहा जाता है। अगला सवाल है एडफेल्सीवैक्स। इसके बारे में मैंने गूगल पर भी, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, इसके बारे में पूछा था। एडफेल्सीवैक्स वैक्सीन किस रोग के लिए विकसित की गई है? और यह ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है और यह मलेरिया के लिए वैक्सीन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मलेरिया से सुरक्षा के लिए विकसित की गई है। यह वैक्सीन मलेरिया परजीवी के खिलाफ सबसे प्रभावी मानी जा रही है और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, एडफेल्सीवैक्स। इसका नाम ही यही है
कोई यहाँ पर टाइपिंग एरर वगैरह नहीं है। एड एफ कैपिटल है, फिर सी कैपिटल है और वी कैपिटल है, तो एडफेल्सीवैक्स है मलेरिया का वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, भले अभी नहीं पूछे, 1 साल बाद पूछे, लेकिन पूछेगा आपसे। एडफेल्सीवैक्स किस प्रकार की वैक्सीन है? तो mRNA वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, डबल स्टैंडर्ड वैक्सीन। ये इससे सबसे कठिन सवाल हो गया। आप मुझे ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्रकार का यह वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड में क्या होता है? तो जो बीमारी है, जैसे कोरोना है, तो कोरोना का वायरस ले लेंगे और उसको इनएक्टिव कर देंगे ताकि वो अपना कॉपी ना बना सके और उसको मानव शरीर में प्रवेश करवा देंगे, तो इसको कहा जाएगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लेकिन रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है? इसमें हम लोग जीन अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं और अनुवांशिक इंजीनियरिंग करने के पश्चात से जो वायरस है या जो बैक्टीरिया जो हमें इन्फेक्ट कर सकती है उसके जीन निकाल करके हम किसी गैर हानिकारक वाले बैक्टीरिया के साथ प्रवेश करा देते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारा शरीर इसको पहचान ले, उसकी बारे में रोग के प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर ले और जब इस बैक्टीरिया का अटैक हो तो हम क्या कर सकें, शरीर हमारा पहले से ही तैयार हो उस अटैक को झेलने के लिए। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का प्रकार कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, एक प्रकार का टीका है जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें किसी रोगजनक जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया के एक विशिष्ट प्रोटीन को हम लोग जीन को निकाल करके उसे हानि रहित जीव जैसे कि यीस्ट या बैक्टीरिया में डाल देते हैं और उसको अपने शरीर में प्रवेश करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। आपको लग रहा होगा इतना सारा राम कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ। आप 69 बीपीएससी का पेपर उठा करके देखिए, आपको वहाँ पर दिखेगा ये चीज़। ठीक है, अगले सवाल पर चलते। भारत में मलेरिया का सबसे सामान्य परजीवी कौन सा है? इसको पीवीवैक्स कहते हैं। भारत में पीवीवैक्स प्रकार का मलेरिया का परजीवी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खास तौर से उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है यह। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार सरकार कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी? तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त देगी आप सभी को, लेकिन बिजली आए तब तो बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार की मुफ्त बिजली योजना 2025 की स्थिति से लागू होगी। 1 अगस्त से लागू हो गई है, 1 अगस्त से लागू हो गई है, मैंने बताया भी था आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि बिहार की नवीनकरणीय ऊर्जा योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। बिहार सरकार की नवीकरणीय योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, ऐसा बिहार सरकार ने ऐसा बोला है। कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन देने से जुड़ा हुआ है। कुटीर ज्योति योजना शुरू किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। खासतौर से बीपीएल परिवारों को ये बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। एआई प्रयोगशाला किस विभाग के अंतर्गत काम करती है? तो DGIIS है। प्रयोगशाला डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत कार्य करती है। यह प्रयोगशाला रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देती है। डिफेंस और इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए जो एआई का उपयोग है वो इसी प्रयोगशाला के अंतर्गत में होता है। एआई प्रयोगशाला जो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है? तो DGIIS डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर की ओपन सोर्स वाला तो स्किप कर दिया है, उस सवाल में कुछ भी नहीं था। 34 नंबर है कि मलेरिया वैक्सीन के लिए ICMR का सहयोगी संस्था कौन सा है? तो दरअसल में NIMR, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। ये जो है ये सहयोग कर रहा है ICMR के साथ में, ये जो वैक्सीन अभी मैंने आपको बताया उसको डेवलप करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है नाटो की उच्चतम राजनीतिक निर्णय लेने वाली इकाई कौन सी है? तो यह नाटो अटलांटिक काउंसिल है, NAC है, जरूर याद रखिएगा। ये नाटो का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है और भारत को इसी ने धमकाया था कि अगर आपने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो हम आप पर बहुत भारी सैंक्शन लगा देंगे, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसलिए चर्चा में था, मैंने पढ़ाया था ये। आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? दरअसल में आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली है, डिफेंस प्रणाली है, रक्षा करने वाला ढाल है, यह अटैकिंग नहीं है, डिफेंसिव है।
तो ये जो डिफेंस वाला प्रणाली है इसका लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसका सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। हाई एल्टीट्यूड एरिया में सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा, लद्दाख में किया गया, ये भी याद रखिएगा। आकाश प्राइम इसको कहा गया है, आकाश प्राइम इसको कहा गया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा मार करने वाली प्रणाली है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसका परीक्षण किया जा रहा है। आकाश प्राइम में कौन सी तकनीक प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है? तो फेज्ड एरे रडार का उपयोग किया जाता है। आकाश प्राइम प्रणाली में फेज्ड एरे रडार कमांड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक लक्ष्य को ट्रैक कर मिसाइल को सटीकता के साथ मार गिराने में सहायक है और इसी के कारण से इसको बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है डिफेंस के क्षेत्र में, मतलब कि रक्षात्मक में, अटैकिंग नहीं, रक्षात्मक में यह बहुत ही शानदार प्रणाली है जो दुनिया में सर्वोत्तम काम कर रही है। आकाश ने तो दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी का उन्नत संस्करण है आकाश प्राइम जो हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है सुपर स्वच्छ लीग कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है? तो सुपर स्वच्छ लीग कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के तहत आयोजित एक पहल है जिसे देश के प्रमुख शहरों ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भाग लिया इस पहल में। और कौन सा जिला, कौन सा राज्य, कौन सा प्रदेश जो है वो कितना ज़्यादा स्वच्छता को बढ़ावा देगा, इसी को लेकर के यह पहल शुरू किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 प्रयागराज को किस विशेष श्रेणी में सम्मानित किया गया है? प्रयागराज को सम्मानित किया गया है तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। और फिलहाल में गंगा जी में डूबा हुआ था ये। वहाँ के एक पुलिस मैन थे जो बहुत अच्छा वीडियो बना रहे थे, कूद के नहला रहे थे, मतलब घर के छत से कूद रहे थे अपने गली में और नहा रहे थे वो। इसका आंसर सी हो जाएगा। 24-25 प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया क्योंकि इसने गंगा नदी के किनारे स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इतना ज़्यादा गंगा जी खुश हो गई कि गंगा जी घर तक ही आ गई। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है लोगों को दरअसल में। और प्रयागराज शहर अगर आप जाएंगे, शहर बहुत अद्भुत है, लेकिन उसकी बसावट की कोई सीमा नहीं तय की गई है। बहुत गंगा जी के नज़दीक तक घर बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा भी जल वृद्धि होता है तो लोगों के घरों तक पानी आ जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है पुथुकुडी अन्यार मंदिर विवाद किस राय से संबंधित है? दरअसल में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मंदिर में SC/ST वर्ग भी प्रवेश कर सकते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है। तो यह तमिलनाडु का मामला है जहां पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसला सुनाना पड़ा। और आज भी हमारे देश में हाईकोर्ट को फैसला सुनाना पड़ता है कि सभी जाति के लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान पर भी किसी विशेष जाति का अधिकार होता है क्या? भगवान के लिए तो सब सेम ही हैं, उनके लिए तो ऊंच नीच, पुरुष महिला, इंसान, जानवर, उसमें किसी में भी कोई फर्क नहीं है भाई। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा मंदिर प्रवेश आंदोलन केरल के गांधी केलप्पम से जुड़ा हुआ है? तो गुरुवायूर सत्याग्रह था, गुरुवायूर सत्याग्रह था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा केलप्पम का नाम वाईकॉम सत्याग्रह में भी आता है। वाईकॉम सत्याग्रह जो है ना, वाईकॉम सत्याग्रह उसमें भी आता है, वाईकॉम सत्याग्रह में भी आता है। केलप्पम, TK माधवम, KP केशव मेनन, इन सब का नाम आपने सुना होगा। और इनडायरेक्टली रूप से PV रामास्वामी नायकर, पेरियार और महात्मा गांधी ने भी इसको समर्थन दिया था। तो ये भी याद रखिए, केलप्पम का नाम याद रखिए, गुरुवायूर सत्याग्रह और वाईकॉम सत्याग्रह। इसका आंसर बी हो जाएगा। वाईकॉम सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर में निचली जाति को प्रवेश का अधिकार। इसमें वाईकॉम ही है क्या ऑप्शन ए में? हाँ, वाईकॉम ही है, तो ये भी हो जाएगा। वैसे हिंदी में गलत लिखा हुआ, वाईकॉम होता है, वायोकॉम भी बोलते हैं इसको, वाईकॉम, वाईकॉम, हाँ ये बोलते हैं, वाईकॉम बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका भी ए और बी दोनों ही होना चाहिए, वहाँ पर गलती से आंसर बी दिया हुआ होगा। वाईकॉम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मंदिर में निचली जाति के प्रवेश का अधिकार दिलाना। इसका आंसर बी हो जाएगा। नाटो का गठन कहाँ पर हुआ था? तो बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC में 1949 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 अप्रैल को 1949 में गठन हुआ था। अनायोट्टू उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? हाल ही में आयोजन हुआ था, केरल राज्य में होता है अनायोट्टू। केरल के त्रिशूर में वड्डकुना नाथ मंदिर में होता है। यह उत्सव हाथियों की पूजा और देखभाल से संबंधित है। वहाँ पर हाथियों को लोग जमा होकर के खूब सारा खाना खिलाते। इसका आंसर बी हो जाएगा। तमिलनाडु मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से नेतृत्व दिया था पेरियार ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में कितनी जनसंख्या की श्रेणियां बनाई गई हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 हुआ है, इसमें जनसंख्या से जुड़ी हुई बहुत छोटे जनसंख्या वाले शहर, छोटे जनसंख्या वाले शहर, मध्यम शहर, बड़े शहर
और महानगर, इस प्रकार से 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, बहुत छोटे छोटे, मध्यम और बड़े नगर, बड़े शहर और फिर महानगर, इस प्रकार से 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। 5 श्रेणियां बनाई गई स्वच्छता को लेकर के, जिलों की रैंकिंग और शहरों की रैंकिंग और महानगरों की रैंकिंग को लेकर के। अगला है सफाई मित्र सुरक्षित शहर का मान्यता किसे दिया गया है? तो ये दिया गया जबलपुर को, मध्य प्रदेश का जबलपुर को दिया गया है। अगला है आकाश प्राइम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है? तो दरअसल में ये क्या है भाई, तो देश के 100 सबसे पिछड़े हुए, कृषि में पिछड़े हुए और कम उत्पादकता वाले जो जिले होंगे उनमें किसानों की मदद करना है, उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करनी है। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया है। तो ये किस तरह की योजना के तर्ज पर शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था, इसमें था कि देश के पिछड़े जिले जो हैं उनका चयन किया गया था और उनको अलग से मदद दे करके डेवलप करने का प्रयास किया गया था। उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की कुल अवधि कितनी है? तो यह 6 वर्षों के लिए चलाया गया है। 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक के लिए चलाया गया है, ये भी याद रखिएगा। PMDDKY योजना में चयनित जिलों की संख्या कितनी होगी? तो देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों का चयन किया जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है ट्राइबल जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? यही सवाल पूछा गया है लॉ ऑफिस PRO में पूछा गया है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पूछा गया है। तो गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात ट्राइबल जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आनुवांशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना, यही इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला सवाल है कि ट्राइबल जीनोम परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा ट्राइबल जीनोम परियोजना का संचालन किया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा। सारे जितने एग्ज़ाम हुए हैं, DSO का आप उल्टा लीजिए, लॉ ऑफिसर का उल्टा लीजिए, आज जो पेपर मैंने करवाया है, आज सुबह में जो मैंने करवाया है, कौन सा करवाया है, आज 21 अगस्त को मैंने सिस्टम एनालिटिक्स का करवाया है, उसमें भी करंट अफेयर के आपको सवाल दिखेंगे न्यूज़पेपर से। तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बहुत बड़ी काबिलियत है कि मैं सारा आप निकाल लेता हूँ, नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सीरियसली न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर के आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं से हो जाती हैं कंप्लीट, है ना। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैवलिन मिसाइल किस पीढ़ी की मिसाइल है? तो तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। टैंकों के खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है। कंधे पर रख करके इसको फायर किया जा सकता है। जैवलिन मिसाइल इसको कहा गया है। भारत में जैवलिन मिसाइल का सह उत्पादन किस देश के साथ में हो रहा है? तो भारत और अमेरिका मिलकर के इसका सह उत्पादन कर रहे हैं। बिहार आइडिया फेस्टिवल का उद्देश्य क्या था? बिहार आइडिया फेस्टिवल का उद्देश्य था नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देना। पूरे राज्य भर से आइडिया को इकट्ठा करना स्टार्टअप के लिए, और उसको फिर सरकार बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इसी को बिहार आइडिया फेस्टिवल कहा गया है। बिहार आइडिया फेस्टिवल कहा गया। इसी को लेकर एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसमें 10,000 के करीब में आइडिया को इकट्ठा करना था। और अभी जो एक सप्ताह पहले का न्यूज़ है कि मधुबनी के लड़के का बहुत अच्छा आइडिया है स्टार्टअप को लेकर के, जिसको शायद सरकार मदद करने जा रही है। अगला सवाल पर चलते हैं। स्टार्टअप दीदी किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो यह जीविका पहल का हिस्सा है स्टार्टअप दीदी। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी युवा केंद्रित स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना, यही इसका उद्देश्य रखा गया है। PMDDKY प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत मास्टर प्लान कौन तैयार करता है? जिला धन धान्य समिति जो है, जिला धन धान्य समिति है, वही मास्टर प्लान तैयार करती है उस ज़िले के लिए, क्योंकि ये हमें टारगेट करना है 100 कम उत्पादकता वाले ज़िलों को। जैवलिन मिसाइल का सह उत्पादन किस कंपनी के साथ होगा? तो राइथॉन है और लॉकहीड मार्टिन, ये US की कंपनी है और एक भारत की कंपनी है। ये दोनों मिलकर के इसका उत्पादन भारत में करने जा रहे हैं। जैवलिन मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल होती है। फायर एंड फॉरगेट, अगर किसी टैंक की तरफ में इसको छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर उसको हिट करेगा ये। जैवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये कंधे से चलाने योग्य है। कोई भी जो सैनिक होते हैं वो इसको कंधे पर उठा करके इसको फायर कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। SCO के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 3 कथन, आप उसको हल कीजिए।
इसकी स्थापना आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद से निपटने हेतु हुई। भारत 2017 से इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत हो जाएगा? तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो उज्बेकिस्तान में नहीं है बल्कि चीन के ताशकंद में नहीं है बल्कि चीन के बीजिंग में है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन इबादत खाना के बारे में सत्य है? क्यों मैंने ये सब पढ़ाया था न्यूज़पेपर में? इसलिए पढ़ाया था क्योंकि एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है और कहा गया है कि बहुत सारे जो शासक थे उनको भारत के काले इतिहास के श्रेणी में उनका नाम रख दिया गया है, जैसे बाबर, अकबर, इन सब का नाम रखा गया है। ये औरंगजेब द्वारा धार्मिक चर्चाओं हेतु शुरू किया गया था और सत्य कथन पूछा गया है। ये अकबर द्वारा धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इबादत खाना। इबादत खाना अकबर द्वारा 1575 फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया ताकि इस विभिन्न धर्म के विद्वानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इसका आंसर सी हो जाएगा। दीन-ए इलाही धर्म के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अकबर ने भारत में एक हिंदू मुस्लिम धर्म को मिला करके एक नया धर्म बनाने का शुरुआत करने का असफल प्रयास किया, जिसका नाम रखा उसने दीन-ए इलाही। लेकिन ये कभी भी संपूर्ण रूप से पूरे भारत में फैल नहीं पाया और ना ही अकबर ने तलवार की बदौलत इसको फैलाने की कोशिश की थी। तो विभिन्न धर्मों में एकता, मानवीय मूल्य स्थापित करना, यही था दीन-ए इलाही धर्म का मुख्य लक्ष्य, यही था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है संघाई भावना को आगे बढ़ाना। SCO आगे बढ़ रहा है। किस सम्मेलन का थीम था? 2025 के तियानजिन सम्मेलन। दरअसल 2025 में तियानजिन में SCO की बैठक हुई है, इसी का यह थीम था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2025 में टेस्ला ने भारत में पहला शोरूम कहाँ पर शुरू किया? मैंने आपको बताया भी था कि देखिए भारत के सबसे समृद्ध राज्य, भारत के इकोनॉमिक कैपिटल वाला राज्य के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी के कार शोरूम का उद्घाटन करने चले गए थे, देवेंद्र फडणवीस महोदय। तो मुंबई में शुरू किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारा देश के इतना बड़ा राज्य का, इतना बड़ा CM, इतना समृद्ध राज्य का, और अमेरिका की कंपनी का शोरूम उद्घाटन करने चला जाता है, नाक कटा के रख देते हैं ये लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा। अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर किस पर लागू होता था? तो ये हिंदू और गैर मुस्लिम नागरिकों पर लागू होता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। दीन-ए इलाही के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक स्वैच्छिक धर्म था जिसमें सत्य, दया और मानवता पर जोर दिया गया था। राजा मानसिंह किसके शासनकाल में मुगल सेना के सेनापति बने थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान। इसका आंसर सी हो जाएगा। अकबर द्वारा शुरू किया गया सुलह-ए-कुल किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के स्वीकार्यता का प्रतिनिधित्व करता था सुलह-ए-कुल। AAIB क्या है भाई? तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसको कहा जाता है। इसने जांच किया था और आपको बताया भी था कि एयर इंडिया के जांच करके इसने प्रथम 1 महीने के पश्चात जो रिपोर्ट दिया जाता है वो पेश भी किया था, जिसमें बताया गया था कि भाई स्विच ऑफ हुआ है। तो वो स्विच ऑफ कैसे हुआ उसके बारे में अब 1 साल बाद रिपोर्ट आएगा, अभी तो गायब ही हो गया वो न्यूज़। तो विमान अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत में यह दुर्घटना की जांच करता है। AAIB ये इसी एक्ट के तहत में दुर्घटना की जांच करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्यूल गैस डीसल्फ्राइजेशन तकनीक का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि देश के जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उन सभी के लिए भारत सरकार ने फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन तकनीक को अपनाने को कहा है, जिसको लेकर के बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो चरणबद्ध तरीके से इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य है SO2 उत्सर्जन को कम करना, सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसके उत्सर्जन को कम करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण मंत्रालय के नए ढांचे में कैटेगरी A संयंत्रों में SO2 मानकों के लिए कब तक का अनुपालन करना है? तो कैटेगरी A के जो संयंत्र हैं जहां से ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है उनको 2027 तक ये डीसल्फ्राइजेशन का तकनीक अपनाना ही पड़ेगा, ऐसा मिनिस्ट्री ने कह दिया है। सरोजा देवी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सरोजा देवी भारत की बहुत महान कलाकार थीं जिनका निधन हो गया था और इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1969 में। इनके पिक्चर का भी नाम मैं आपको बताऊंगा। सरोजा देवी को 1969 में फिल्म कित्तूर रानी चेन्नम्मा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। AAIB के अधीन किस शहर में मुख्यालय स्थित है इसका? तो यह दिल्ली में है, पालम एयरपोर्ट के समीप में, सफदरजंग एयरपोर्ट के समीप में ही इनका मुख्यालय स्थित है।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। 35 वर्ष है, इसका आंसर सी हो जाएगा। किस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग के बारे में डीएसओ एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। एफजीडी स्थापना के अनुमानित लगभग लागत देश भर में कितना होगा? वही फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का कितना ज़्यादा खर्चा होगा? लगभग में 2.54 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसीलिए भारत सरकार ने बोला है कि हम क्रमबद्ध तरीके से इसको पूरे देश में लागू करेंगे, जिससे हमारा कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो है वो सल्फर का उत्सर्जन न करे। 80 नंबर सवाल पर आ गए हम लोग। कविंदर गुप्ता किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हाल ही में? तो लद्दाख के, इसका आंसर सी हो जाएगा। सरोजा देवी की प्रमुख बायोपिक फिल्म कौन सी थी? उसके पश्चात से उनको पुरस्कार भी मिला। तो कित्तूर रानी चेन्नम्मा उनकी प्रमुख बायोपिक फिल्म थी। तो इस प्रकार से जुलाई के करंट अफेयर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अभी कंपाइलेशन चल रहा है, 1-2 दिन में तक मैंने किया है। आज बैठना पड़ेगा मुझे 2-4 घंटे, उसके बाद से कंपाइलेशन हो जाएगा। अभी तक जितना भी करंट अफेयर मैंने आपको करवाया है, एमसीक्यू करवाए हैं मार्च से लेकर के जुलाई तक के, उन सभी को एक ही पीडीएफ में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो आपको सही हो। रिवीजन के लिए एक ही पीडीएफ खोलें और शुरू से अंत तक रिवाइज कर जाएं। तो आधा तो पहुँचा है, आधा और हो जाएगा आज हो जाने की उम्मीद है, तो मैं आपको वो दे दूँगा। और उसके पश्चात से जुलाई का भी मैंने करवा दिया। एक वीडियो में 1 से लेकर के 15 अगस्त तक का करंट करवाना है, और 2-3 वीडियो में मुझे जनवरी फरवरी का भी करंट अफेयर करवाना है। तो करवा तो मैं रहा हूँ, बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए और पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद।